अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अमना। वालेकुम दाइम, कैसे हैं आप? वालेकुम मैं ठीक सर, आप कैसे हैं सर? आई एम गुड। दाइम आप किस स्कूल में हो? सर मैं केम्स में हूँ। अच्छा, आप किम्स में हो, फिर ठीक। सर कामरान के पास पढ़ रहे हो? हाँ जी सर। तो फिर तो स्पीड का बड़ा फर्क फील हो रहा होगा। मैं बड़े आराम से बोलता हूँ और कामरान साहब की स्पीड सुपर स्पीड होती है बोलने की। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है सर। चलो सही हो गया। अरसलान आप किस स्कूल में हो? अरसलान आबिद। वालेकुम सर। सर मैं इब्न सीना में। इब्न सीना में हूँ सर। इब्न सीना ने ए लेवल शुरू कर दिया। मैंने सुना था उनका ओ लेवल होता है, इब्न सीना ए लेवल नहीं सर, ए लेवल नहीं, ओ लेवल्स कंप्लीट हुआ। अब ए लेवल्स के लिए स्कूल इंशाल्लाह एलजीएस का प्लान। एलजीएस का प्लान है। ओके। एंड हमजा किधर है? हमजा मंसूर, आप किस स्कूल से? हमजा सर मैं एलजीएस पैरागॉन से हूँ। पैरागॉन, ओके ठीक हो गया। और अब्दुर्रहमान हमारे पास। अब्दुर्रहमान आप किधर से हो? प्राइवेट कैंडिडेट। आप प्राइवेट हो? अच्छा, एक सेकंड जरा दीजिएगा। अच्छा जी, so getting back, मैं जरा स्क्रीन खोलूं अपनी and let me set the camera here. No, I'm busy. सर हमने जो है वो कर रहे थे, हम किससे पूछ रहे थे? अब्दुर्रहमान प्राइवेट था। हमजा खालिद से पूछ रहा है क्या था? हमजा खालिद आप किधर से? सर एलजीएस पैरागॉन से। पैरागॉन से। पैरागॉन में आप पढ़ते हैं किन से? सर अहमद बिलाल। सर अहमद बिलाल से पढ़ते हैं। इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बहुत अच्छे मेरे दोस्त, बल्कि सारे मेरे दोस्त हैं, लेकिन ये कि सर अहमद बिलाल इज वन ऑफ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। हम इकट्ठे बहुत सारे टूर्स पे बड़े जाते रहे। अब तो सारे टूर्स बंद हो गए, सब कुछ क्लोज हो गया, बट वी यूज्ड टू गो फॉर जो वो टूर्स टुगेदर। तो मेरा टूर बड़ी है। ओके, सो हम और फरीहा आप सर वकास इकबाल से पढ़ते हो फेज 5 में? जी सर, मैं प्राइवेटली उनसे पढ़ती हूँ। प्राइवेटली उनसे पढ़ते हो? ही इज आल्सो माय वेरी गुड फ्रेंड। वो भी बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। ओके, सो इट्स टाइम टू स्टार्ट। हमने जो है वो जहाँ पर एंड किया था वहां से कनेक्ट करते हैं कि हमने कहाँ से एंड किया था और कहाँ से जो है वो हमारी स्पीड ठीक जा रही है कि हम स्लो हैं, क्या सीन है? आप लोगों को क्या लग रहा है कि अभी हमारी स्पीड ठीक जा रही है कि हमारी स्पीड स्लो है, हमें थोड़ा पेस अप करने की जरूरत है? व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है? क्यों फरिया, आपने पहले का पढ़ा हुआ है, आपको क्या लगता है? सर हम काफी स्लो जा रहे हैं। स्लो जा रहे हैं? कोई बात नहीं, हम ग्रेजुअली पेस अप होंगे। मैं हमेशा जब वो स्टार्ट में, मैंने शायद आपको शुरू में मैंने बताया था, मैंने कहा कि स्टार्ट में बहुत स्लो चलता हूँ, इसलिए चलता हूँ कि सारे लोग एक पेस पर आ जाए। जब एकदम पेस पर आ जाते हैं फिर बच्चे मुझे कहते हैं कि सर आप बहुत स्पीड से जा रहे हैं। जी सर मेरे ख्याल से अगर जो फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स पढ़े हैं उनके लिहाज से आप सही जा रहे हैं, सही स्पीड है आपकी। हाँ, वो यही बात है ना कि असल में मैंने दोनों का ख्याल रखना होता है कि जो फर्स्ट टाइमर्स हैं उनके लिए भी और जो पहले से पढ़ चुके हैं उनका भी। तो मेरी स्टार्ट में स्पीड थोड़ी स्लो होती है, इतनी स्लो नहीं होती, लेकिन थोड़ी मैं स्लो रखता हूँ स्टार्ट में, एंड ग्रेजुअली मैं पेस अप करता हूँ।
तो ये इंशाल्लाह जैसे ही हम थोड़ा सा, ये पहला चैप्टर में बड़ा स्लो करवाता होता हूँ, उसके बाद फिर हमारी स्पीड तेज हो जाती है। फिर बस इसको इन कर लें और लेट्स गो टू, हमने शेप ऑफ पीपीसी कर लिया था, अब हमने शिफ्ट्स ऑफ पीपीसी पे जाना है। और शिफ्ट ऑफ पीपीसी भी हमने बेसिक लेवल पे मेरे ख्याल बात कर ली थी, लेकिन ये है कि उसको थोड़ा सा डिटेल में मैंने आपसे जरा क्वेश्चन चंद एक पूछे थे, तो वहां से आगे हम लेके चलते हैं। दैट इज आवर करंट टॉपिक, राइट। सो ये मैंने आपको जब स्टार्ट किया ना, मैंने आपको कहा था कि ये मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि इज इट पॉसिबल टू अचीव something which is unachievable, unattainable at the moment. For example, अगर हम कहें कि यहाँ पर आपके पास पॉइंट x है, तो पॉइंट x जब आप ABPPC के ऊपर हैं तो उस वक्त पॉइंट x आपका unattainable है, but this can be attained, this can be achieved, ये अचीव हो सकता है। कैसे अचीव होगा? Can you तो दोबारा से Sir, मुझे by a इवेंट क्लॉज, change in the productivity. ओके, एंड Sir, by a change in the productivity of the existing resources and the quantity Okay. of the resources. ओके, दैट्स गुड। फ़ियाल बहुत ही स्पेसिफिक आंसर बताती है, दैट शोज के फ़ियाल ने बड़ा अच्छा कुछ पहले पढ़ा हुआ है। सो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू हम जो है उसको अचीव कर सकते हैं। द वन इज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज। दैट मींस कि अगर हमारे पास लेबर ज्यादा हो जाए या लैंड ज्यादा हो जाए या कैपिटल इंक्रीज कर जाए, अगर उनकी क्वांटिटीज बढ़ जाए रिसोर्सेज की, तो वी विल बी एबल टू अचीव अ पॉइंट x which is currently unattainable. और ऑल्टरनेटिवली वी कैन इंक्रीज, अगर हमारे रिसोर्सेज उतने ही रहें लेकिन उनकी परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी बढ़ जाए, तो तब भी हम इसको अचीव कर सकते हैं। सो देयर आर द टू वेज टू अचीव इट। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक है क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज और दूसरा हमारा प्रोडक्टिविटी ऑफ रिसोर्सेज। प्रोडक्टिविटी एक बड़ा क्या कहते हैं, टेक्निकल वर्ड है, इसकी स्पेसिफिक मीनिंग है एट द मोमेंट यू शुड टेक द वर्ड प्रोडक्टिविटी एज एफिशिएंसी। आपको प्रोडक्टिविटी के वर्ड को एफिशिएंसी के वर्ड के तौर पे लेना चाहिए। तो रिसोर्सेज की एफिशिएंसी ज्यादा हो जाए, मतलब लेबर ज्यादा स्किल्ड हो जाए या मशीन ज्यादा हाईटेक हो जाए, तब भी आपका पूरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का आउटपुट शिफ्ट कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर क्वांटिटीज और प्रोडक्टिविटीज डाउन चली जाए तो आप यहाँ पर पॉइंट y पर आ जाते हैं, राइट, इनवर्ड शिफ्ट कर जाते हैं। तो ए बी से सी डी पर आउटवर्ड शिफ्ट है, ए बी से ई एफ पर इनवर्ड शिफ्ट है। यहाँ पर एक डिस्कशन स्टार्ट होती है, वो है डिस्कशन, आज फिर ये मुझे वही इसने गड़बड़ करना शुरू किया जो पहले करता था। एक दफा पहले भी इसने इस तरह की हरकत की थी। सो लेट मी गो टू, अच्छा अब यहाँ पर हम कहते हैं कि दूसरी ऑप्शन जो ना, एक जो कंसर्न है हमारा वो है, ये भी आगे जाके भी हमने जो करना होगा। एक है चेंज इन, यहाँ पर मैं आपने ये अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम करता है, चेंज इन पीपीसी एंड या वर्सेस चेंज इन पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन। आपने ये समझनी बात, मैं आपको थोड़ी सी बात समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दो सिचुएशंस दे रहा हूँ आपको। एक दे रहा हूँ सिचुएशन में, यहाँ पर एक सिचुएशन आपकी ये है कि यू हैव अ पीपीसी ए बी, राइट, एंड द सेकंड सिचुएशन अगेन यू हैव अ पीपीसी ए बी। इन द फर्स्ट सिचुएशन यू मूव फ्रॉम ए बी टू सी डी, आप सी डी पर आ जाते हैं। एंड द सेकंड सिचुएशन यू मूव फ्रॉम पॉइंट x टू पॉइंट y। अच्छा यहाँ पर दोनों में, और इसमें भी हम लेते हैं इसको पॉइंट w टू पॉइंट r कह लेते हैं। What is the difference between the movement from x to, देखें x to y चेंज किया और आपने w से जो r पे चेंज किया है, इन दोनों में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है?
ये एक हम कहते हैं कि की पॉइंट है जो आपने समझना है। हम कहेंगे कि फर्स्ट केस में जो लेफ्टवर्ड हमारे पास W से R पे आने का मतलब है आपके रिसोर्सेज कम हो गए। इसकी एग्जांपल आप कह लेते हैं कि आपकी लेबर फोर्स कम हो गई। कैसे कम हो गई? फॉर एग्जांपल लोग एमिग्रेट कर गए, आपकी कंट्री से बहुत सारी हैवी इमिग्रेशन हुई है, राइट, और बहुत सारी आपकी स्किल्ड फोर्स जो है वो आउट ऑफ द कंट्री भाग गई। X2Y देखें तो सिचुएशन इज डिफरेंट। X2Y में क्या हो रहा है कि आपका कैपेसिटी वही है, पीपीसी वही है, आपकी प्रोडक्शन कम हो रही है। आप पॉइंट X से पॉइंट Y पे प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसको हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब ये बड़ा अक्सर बच्चे जो है ना मिक्सअप करते हैं बात को कि अगर लेबर फोर्स कम होती है तो क्या होगा और अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है तो फिर क्या होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको एक एग्जांपल से बात समझ आएगी। सपोज करें कि जो है वो एक फैक्ट्री में 10 मशीन्स हैं एंड करंटली दे आर यूजिंग द 10 मशीन्स, राइट, एंड दे आर प्रोड्यूसिंग 1000 गुड्स। 10 मशीन्स के साथ वो 1000 गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। होता क्या है, दो फैक्ट्रीज ऐसी हैं, सपोज करें 2 फैक्ट्रीज आर देयर। एक फैक्ट्री में क्या होता है कि आग लगती है और 2 मशीन्स उनकी तबाह हो जाती है फायर की वजह से, किसी वजह से दे आर डिस्ट्रॉयड एंड दे आर लेफ्ट विद द 8 मशीन्स एंड दे कैन प्रोड्यूस 800 गुड्स नाउ। दूसरी फैक्ट्री में क्या होता है कि उनके जो एक दो मेजर क्लाइंट थे वो बैंकरप्ट हो जाते हैं, उनकी डिमांड फॉल कर जाती है एंड अब उनकी डिमांड जो रह गई है 1000 की बजाय 800 गुड्स की डिमांड रह गई, राइट। सो व्हाट दे डू, दे स्टॉप यूजिंग द 2 मशीन्स, वो 2 मशीन्स को बंद कर देते हैं एंड कंटिन्यू यूजिंग विद द 8 मशीन्स। दोनों में डिफरेंस क्या क्रिएट हुआ? In the first case, when the 2 machines were being destroyed, there was a fall in their production capacity. उनकी capacity भी कम हो गई। Now they cannot produce 1000. अब वो produce ही 800 कर सकते हैं, 800 से ज़्यादा produce नहीं कर सकते। In the second case, when the demand is lost, right? They still have the machines, they still have the capacity to produce the 1000 goods, but they are producing 800 goods. Second factory में 800 goods बना रहे हैं और उसमें उनकी कैपेसिटी अभी भी 1000 की है। जस्ट उनके पास एनफ डिमांड नहीं है इसलिए वो कम प्रोड्यूस कर रहे हैं और 2 मशीन्स उनकी अंडर यूटिलाइज्ड हैं जब वो इस केस में। आप ये बताएं कि ये आपको मैंने सिनेरियो 1 बताया है और सिनेरियो 2 दिया है जिसमें आपकी 2 मशीन्स जो है वो डिमांड की वजह से आपकी यूज नहीं हो रही। वो कौन सा सिनेरियो 1 है कि 2 है? सर जिसमें अंडर यूटिलाइजेशन है वो 2 है। 2 है। 2 है और जिसमें फायर से 2 मशीन्स जो है वो वेस्ट हो गई हैं वो सिनेरियो क्या आपका? 1। Okay, so now you understand the difference between the fall in capacity and fall in production. Fall in production capacity will shift the PPC inward, while the fall in production will not shift the PPC. PPC will stay the same, your capacity will stay the same, but the point of production would fall. आपकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। सर जी बोलिए। सर प्रोडक्शन आपकी इंक्रीज करे तो जो आपको जो पॉइंट है जो पीवीसी पे आपको जो पॉइंट है वो इंक्रीज हो सकता है? जी अभी आप इसमें आते हैं। Now let the things work in opposite way. अब इसी चीज को हम opposite way में करते हैं, इसको वाइस वर्सा करते हैं। सपोज कि सिनेरियो 1 क्या है कि you bought 2 more machines, आपके पास 10 machines थी, 12 machines हो जाती, right? And सिनेरियो जो आपके पास 2 है उसमें था कि आपके पास थी 12, आप यूज 10 कर रहे थे क्योंकि डिमांड नहीं थी, एक्स्ट्रा यूज नहीं हो रही थी एंड यू स्टार्ट यूजिंग जो प्रीवियसली यूज नहीं थी। तो सिनेरियो 1 में आप पॉइंट आर से, आप देखिए लेफ्टवर्ड डायग्राम में पॉइंट आर से पॉइंट डब्ल्यू पर आ जाएंगे क्योंकि उसमें आपके पास क्या हुआ, नंबर ऑफ मशीन्स बढ़ी हैं तो आपकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, तो आपका पीपीसी आउटवर्ड शिफ्ट कर देगा, सी डी से ए बी पर आ जाएगा, कैपेसिटी बढ़ गई आपकी। सिनेरियो 2 जिसमें आपके पास कैपेसिटी पहले से ही 1200 की थी लेकिन आप प्रोडक्शन जो है वो 1000 कर रहे थे, आप
सारी यूटिलाइज नहीं कर रहे थे, तो वहां पर आप सिनेरियो 2 में y से x पर आ जाएंगे। सो आप एक सिंपल सी बात, रूल ऑफ थंब याद रखें कि अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज या यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज will change the production but will not change the production capacity. I repeat, utilization or employment or unemployment of resources will change the production point but will not change the production possibility curve. Right? आपका कर्व चेंज नहीं होगा एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट से, आपकी जो है वो कैपेसिटी चेंज नहीं होगी, आपकी सिर्फ टोटल प्रोडक्शन को फर्क पड़ेगा। लेट मी टेक यू फ्रॉम हियर। सर जी बोलिए सर, पॉइंट जो डायग्राम 2 है, ठीक है, इसके ऊपर x के ऊपर अगर अंडर यूटिलाइजेशन हो रही थी, अगर इसको अगर हम यूटिलाइज इसी तरह करेंगे तो x पे से जो पॉइंट होगा वो किधर जाएगा? नहीं, x के ऊपर अंडर यूटिलाइजेशन नहीं थी, y से आपने, मैंने सिनेरियो बदला है, आप नोटिस करें, मैंने कहा है r से w पे जाए या y से x पर आए, मैंने ऑपोजिट सिनेरियो लिया था। x से y पर आएंगे तो आपकी पहले फुल यूटिलाइजेशन थी, y पर आने से अंडर यूटिलाइजेशन होगी। y से x पे जाएंगे तो पहले अंडर यूटिलाइजेशन थी और x पे जाके आपकी क्या होगी, फुल यूटिलाइजेशन होगी। ठीक, गॉट इट? तो सर जब अगर शिफ्ट अगर अपवर्ड शिफ्ट होना हो तो हाँ, उसमें आपकी प्रोडक्शन और कैपेसिटी आपकी बढ़नी चाहिए। उसमें आपकी कैपेसिटी बढ़ना लाजमी है, प्रोडक्शन बढ़े ना बढ़े इज नॉट द कंसर्न, क्योंकि प्रोडक्शन आपकी ऑन एक सर्टेन पॉइंट डिसाइड होती है जबकि कैपेसिटी पूरे कर्व से शो होती है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से मैं आपको ना इसका जब एक चंद क्वेश्चंस दिखाता हूँ आपको कि हाउ दिस क्वेश्चंस आर वर्किंग। नाउ लुक एट द क्वेश्चन हियर। कहते जी farmers using, बल्कि ये आसान है लेकिन फिर भी चलने का, farmers using traditional methods lack access to finance and often employ family members on part-time basis. If the working practice in agriculture could be improved, how would this likely be shown on the production possibility curve? कहाँ से कहाँ पर जाएंगे, आपकी efficiency improve हो रही है सर टी पे, कहाँ से कहाँ पर? R से T पर, S से T पर? सर आर से टी पर नहीं, आर से टी का मतलब आर पे होने का मतलब है कि आप ऑलरेडी एफिशिएंट हैं, आप इनएफिशिएंट से एफिशिएंट होना है। पॉइंट बिलो द बीपीसी एस से टी होगा, हाँ, एस से टी होगा, एस से आर भी हो सकता है और एस से टी भी हो सकता है, दोनों ठीक है। एस से तो आर दोनों पर आ में से जाए, ठीक हो सकता है। एस से आर, एस टू आर। अच्छा यार नहीं, एस टू आर हम जो है वो, सॉरी नहीं, एस टू आर नहीं है, क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। ये कौन तो सी एग्रीकल्चर गुड्स पे कर रहा है, एग्रीकल्चर गुड्स कर रहा है, फार्मर्स हैं, तो हमें एग्रीकल्चर गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ानी है। वैसे तो अगर एफिशिएंट हो जाएंगे तो एस से आर पर जा सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर अगर उसने मेंशन किया है तो फिर हम एस से टी पे जा सकते हैं। हमें एग्रीकल्चर गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ानी है, मैन्युफैक्चर गुड्स की प्रोडक्शन नहीं बढ़ानी। इज दैट ओके प्रिया? यस। यू आर नॉट Freyal. Freyal, are you there? So Yes, sir. Okay, moving on to, मैं आपको इस तरह का क्वेश्चन बताता हूँ जो अभी मैंने आपको बात समझाई है ना, इस रिलेटेड क्वेश्चन। यस, वी हैव दैट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, the diagram shows a production possibility curve for an economy. Assuming that the production possibility curve remains unchanged, PPC change नहीं होगा, what is the most likely reason for the movement from point X to Y? X से Y पर आने की क्या रीजन होगी? Look at the options. Choose your answer. Do not say it. Raise your hand. Once you are done, just raise your hand. No one is raising hand. मैं check कर लूँ hand raise किसने की है? Yes, 3 hands are being raised. वो मुझे notification नहीं आ रहा था। 4. Okay, anyone who have the answer C, say it. अगर किसी का C आंसर है तो बोलिए। Anyone? C किसी का आंसर नहीं है? Okay, so let's check who have the what answer. सी सर।
आमना, आपका आंसर क्या है? डी है। आपका डी। बी है। बी, आमना इज बी, दाइम नहीं सर, डी है। सर डी है। दाइम का डी है। ओके, आगे। सर मेरा भी डी था। अच्छा, आपका भी डी है। ओके, डी और बी सिमिलर साउंड करते हैं, सॉरी आमना। एंड अब्दुल बासित? फ्रीहा? सर डी है। एंड अरसलान? Sir, D, sir. Okay, good one. So, yes, the answer is D. The rise in unemployment due to recession. Why not the C? Answer is D. Question is why not the C? C क्यों नहीं? Anyone who can answer me? सर Yes. क्यों शिफ्ट हो जाता है अगर एग्जॉस्ट Yes. होता ना? Exhaustion of natural resources का मतलब है resources कम हो गए. Resources कम होने का मतलब है PPC shift करेगा. Right? Okay, good one. Moving to another question. 14. बिल्कुल same question, similar type. जरा थोड़ा सा मैंने different तरीके से बताया. सर इसका आंसर डी था। Yes, previous one का D था. 14. 1-4. Solve it. Raise your hand. Amna, dime. Okay. Good one. 2. Carry on. 4. One more and we start. Okay. So answer G, dime आपका क्या आंसर? सर बी आंसर है। B for Bravo, baby. O, doctor. Is it Bravo or doctor? Dime? सर ब्रावो। Bravo. Okay. Amna? डी। D for doctor. Arslan? The doctor. Doctor. Friha? Sir, doctor. Doctor. And Hamza? Basit. मुझे लगता है सारे डॉक्टर हैं. Okay, answer is D. Yes. The increase in unemployment. M से N पर आ रहे हैं. तो M हायर है, N लोअर है, और पीपीसी ने मूव नहीं, शिफ्ट नहीं किया. जब तक पीपीसी शिफ्ट नहीं करता, तब तक आपकी लेबर फोर्स नहीं बदलेगी, तब तक आपका कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर होगा. दाइम आपने मिक्स नहीं करना, याद रखना है. सर डी। जब भी आपकी एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट चेंज होगी, पीपीसी वही रहेगा, प्रोडक्शन पॉइंट आपका चेंज हो जाएगा. राइट, गुड. लेट्स मूव. सर अगर लेकिन अगर वर्किंग एज में अगर डिक्रीज हो, ठीक है, तो उससे आपकी लेबर फोर्स कम हो जाएगी, उसकी वजह से आपकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, और उसकी वजह से आपका पूरा पीपीसी शिफ्ट हो जाएगा. देखिए ना, हम कह रहे हैं पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन जो चेंज होता है वो सिर्फ एक रीजन से होता है, बाकी सारी रीजन से पीपीसी शिफ्ट होता है. आप सिंपल सी बात याद रख लें, पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ एक रीजन से चेंज होता है और बाकी सारी रीजन से पीपीसी शिफ्ट होता है. राइट, पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन क्यों चेंज होगा? एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, बाकी सबसे पीपीसी ने शिफ्ट कर जाना. मूविंग टू नाउ द नेक्स्ट पार्ट, हम अगले पे चलते हैं जी. यहाँ पर शिफ्ट्स ऑफ पीपीसी में आगे चलते हैं. तो शिफ्ट्स ऑफ पीपीसी की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं. कॉजेस और यूजेस ऑफ पीपीसी में कॉज ऑफ शिफ्ट में सबसे पहले, अब ये जनरल बातें हैं, 3 कॉजेस हैं इसकी, लेकिन मैं यहाँ पर मेजर फोकस 2 पर है. तीसरा हमारा एक है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. में एंड पे जाकर बताऊंगा आपको कि रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे करती है. अब ये सारी स्टोरी वाली बातें हैं, तो मैं आपको स्टोरी से बता देता हूँ. राइट, सबसे पहले जब वो हम कहते हैं जी कि चेंज इन लैंड कैसे चेंज होगा. राइट, अभी मैंने स्क्रीन खुद बंद की, मैं वापस ले आऊंगा, टेंशन नहीं लेनी. राइट, सो हम कह रहे हैं यहाँ पर कि क्वांटिटी, पहले 3 पॉइंट्स हमारे पास जैसे पीपीसी शिफ्ट होता है. एक है रिसोर्सेज की क्वांटिटी चेंज हो जाए, दूसरा है रिसोर्सेज की प्रोडक्टिविटी चेंज हो जाए, तीसरा है एलोकेशन की चेंज हो जाए. हम पहले क्वांटिटी की बात कर लेते हैं. लैंड की क्वांटिटी कैसे बढ़ सकती है? इंडिया पे टैग कर दें, लैंड की प्रॉपर्टी बढ़ानी है. सर फर्टिलिटी ऑफ लैंड को इंक्रीज कर दें.
वो तो उनकी प्रोडक्टिविटी फिर होगी, डिस्कवरी क्वांटिटी की बात ऑफ ऑयल या कोई मिनरल रिजर्व मिल जाए। यस, ऑयल निकल आए, पाकिस्तान की मौजूद है। यहाँ पे हम सऊदी अरेबिया वाला हाल हो, यहाँ पे सारे शेख डेवलप हो जाए। ओके, सर यस, ऐसा होना नहीं, लेकिन अच्छा ऐसा होना नहीं, बलूचिस्तान में बहुत पॉसिबिलिटीज है, लेकिन और वैसे लोग इतने हैं सही, वैसे ये अलग पॉसिबिलिटीज बात है है। सर, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है निकालने के लिए। यस, वहां पर सोना भी इतना। नहीं, रिसोर्सेस निकालने के लिए रिसोर्सेस नहीं चाहिए होते। मैं थोड़ी सी आपको ना बात ये समझा दूं। देखें, अगर रिसोर्सेस, तो असल बात होती है, मतलब दुनिया, पाकिस्तान में आपको पता है कि कोल के रिजर्व्स इतने हैं कि पाकिस्तान जो है वो अगले 200 साल तक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है, लेकिन हम वो कोल के रिजर्व निकाल नहीं सकते। पता क्यों? और क्यों नहीं यूज कर सकते? उसकी सिंपल सी वजह क्या है कि जो कोल आप निकालते हैं, निकालेंगे ये थर के आपके एरिया में जो कोल है, कोल रिजर्व्स हैं, तो उसकी जो एक्सट्रैक्ट करने की कॉस्ट है वो ज्यादा है और आपको पेट्रोल सस्ता मिल जाता है। तो आप क्यों निकालेंगे उसको? आप निकालेंगे वो महंगा पड़ेगा, बाहर से लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। फॉर ऑलमोस्ट 70 years, 7 decades अमेरिका ऑयल इंपोर्ट करता रहा, राइट? अब अमेरिका ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है या वो खुद प्रोड्यूस कर रहा है। क्या वजह कहती है? 70 years, 7 decades तक अमेरिका क्यों इंपोर्ट करता है ऑयल? उसकी रीजन थी जो उसका लोकल ऑयल था, उसका एक्सट्रैक्शन कोई मेथड ऐसा नहीं था कि उसको, अमेरिका में ऑयल रिजर्व्स बहुत ज्यादा थे, अब भी हैं, पहले भी थे, और उनको पहले भी पता था, लेकिन उसका मसला क्या था कि उसको ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने का कोई जो मेथड्स थे वो बहुत एक्सपेंसिव थे, कॉस्ट बहुत आते थे। तो सवाल ये नहीं होता कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं जो हम निकाल सकते हैं। निकालने के लिए तो कंपनीज हायर कर लेती है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इंटरनेशनल कंपनीज, बहुत कंपनीज हैं जो कि आपसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और वो जब डिगअप करेंगे, निकालेंगे, सारा कुछ हो जाएगा। असल क्वेश्चन ये है कि क्या वो फिजिबल है, इकोनॉमिकली फिजिबल है, उसकी जो एक्सट्रैक्शन कॉस्ट है क्या उसकी सेलिंग प्राइस को जस्टिफाई करती है? अगर तो करती है तो आप निकालेंगे, नहीं करती तो आप नहीं निकालेंगे। तो पाकिस्तान में ये बेसिक इशू है कि कोल रिजर्व्स हमारे पास हैं, उसकी क्वालिटी और उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, क्वालिटी लो है, कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इसके अलावा बलूचिस्तान में जो अदर हमारे मिनरल्स के और जो दूसरे रिजर्व्स हैं उनका भी मसला ये है कि वो बहुत स्कैटर्ड है, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड एट वन प्लेस नहीं है। जब कॉन्सेंट्रेटेड एट वन प्लेस होंगे तो उसकी एक्सट्रैक्शन कॉस्ट कम आएगी। तो इट्स ऑल गेम ऑफ कॉस्ट। अमना एंड हमसा आपने लोअर हैंड कर लेने आपके, या तो अगर क्वेश्चन पूछना तो पूछें, नहीं तो लोअर हैंड कर लें। ओके, सो हम कह रहे हैं कि क्वांटिटी, यस फरियाल ने सही कहा कि क्वांटिटी ऑफ लैंड, आप नेचुरल रिसोर्सेज को आप डिस्कवर कर लेते हैं, ऑयल, गैस, मिनरल्स कर सकते हैं। आपकी जो बैरन लैंड होती है उसको आप रिक्लेम कर लेते हैं, मतलब उसको आप रीयूजेबल फॉर्म में ले आते हैं, राइट? इससे भी लैंड बढ़ सकती है आपकी। सी एरियाज होते हैं उनको रिक्लेम कर लिया जाता है। वाटर सैलिनिटी हुई है उसको खत्म कर लें, राइट? और वाटर लॉगिंग हुई है उसको खत्म कर लें, तो आपकी लैंड इंक्रीज कर सकती है। इस तरह लैंड डिक्रीज भी कर सकती है। लैंड की डिक्रीज की सबसे बड़ी रीजन होती है डिप्लीशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे ऑयल है, जब आप निकाल लेंगे तो पीछे ऑयल कम होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस। एक बड़ा इंटरेस्टिंग आगे जाकर पूछता होता है क्वेश्चन, वो कहता है डिस्कस वेदर इकोनॉमिक ग्रोथ, क्वेश्चन गौर से सुनना आपने, डिस्कस वेदर इकोनॉमिक ग्रोथ सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी। एनीवन हु कैन आंसर? फिर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा जरा। डिस्कस वेदर इकोनॉमिक ग्रोथ सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी। क्या इकोनॉमिक ग्रोथ स्कार्सिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है? Sir, yes and no. So let's go for yes first. Yeah. Sir, Yes. if we have like increasing economic growth, our resources and the potential of the economy will increase, which in turn will lead to a lot more economic goods being available in the markets. I'm impressed. Okay, got it. Economic growth का मतलब है more goods and services, and more goods and services का मतलब है more needs and wants satisfied, and more needs and wants satisfied का मतलब है कि scarcity आपकी कम हो रही है। Agreed फ्रेंड। No का आंसर बताएं। No कैसे? Sir, इसलिए भी because
wants तो फिर भी लोगों की grow करती रहती हैं in pace with the increasing resources. ओके, रिसोर्सेज बढ़ भी जाए, वांट्स उससे भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, मान लिया, एग्री? इज देयर एनी अदर रीजन? Not as we yet. Okay, so well, the second reason, well, I'm impressed really. आपको माशाल्लाह अच्छा, आपने अच्छा पढ़ा हुआ है। मुस्तफा अपना उसके ऊपर टोकरी डाल दे। अच्छा, म्यूट ऑल करता हूँ सबको। ये मुस्तफा भाई अपना माइक बंद रखना है आपने, ये जरा ज़हन में रखना है, राइट? वरना सबको पता चलता रहेगा कि आप कहाँ क्या टोपी डाल रहे हैं, टोपियां बना रहे हैं, टोपी डाल रहे हैं, राइट? So we are saying here, अच्छा हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एक और इशू जो इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कहते हैं कि फ्यूचर में स्कार्सिटी बढ़ा भी देती है। वो क्यों? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि आप ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, ज्यादा प्रोडक्शन का मतलब है कि आप ज्यादा ऑयल गैस यूज कर रहे हैं। जब आप ज्यादा ऑयल एंड गैस यूज करते जाएंगे तो ये रिसोर्सेज हैं नॉन रिन्यूएबल, इनको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। वंस द ऑयल इज बर्न इट वोंट बी कमिंग बैक, ये वापस नहीं आएगा। इसका मतलब है कि आपकी जो ऑयल गैस वगैरह जो है, ये रिसोर्सेज जो है, ये आपके बर्न आउट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे वो बर्न आउट होते जाएंगे तो पीछे आपके पास ऑयल रिजर्व्स कम होना शुरू हो जाएंगे, एंड फ्यूचर में आपको इनकी ज्यादा स्कार्सिटी फेस करनी पड़ेगी। सो इकोनॉमिक ग्रोथ एक तरह से सॉल्व करती है प्रॉब्लम को, और एक तरह से नहीं करती, और एक तरह से ये उसको ज्यादा वर्सन कर देती है। यही बात हमने यहाँ पर लैंड में जो है वो इसका था कि लैंड की डिक्रीज होने की वन ऑफ द मेजर रीजन इज डिप्लीशन। डिप्लीशन मींस कि आप यूज कर रहे हैं तो वो उसकी फर्दर इज नॉट, और इसकी रीन्यू नहीं हो सकती। देखिए एग्रीकल्चरल एरिया है तो वो रीन्यू हो जाता है, लेकिन ऑयल फील्ड्स हैं वो रीन्यू नहीं होते। वंस द ऑयल इज बीइंग ड्रिल्ड आउट इट्स नॉट कमिंग बैक, राइट? तो इससे लैंड आपकी कम हो सकती है। इसी तरह नेचुरल डिजास्टर्स हैं, वो आपकी लैंड को तबाह कर सकते हैं, जैसे फ्लड है, अर्थक्वेक एंड ऑल दैट थिंग्स। सो दैट विल बी कॉजिंग अ फॉल इन लैंड। अगर लैंड इंक्रीज करेगी तो पीपीसी विल बी शिफ्टिंग आउटवर्ड, और अगर लैंड डिक्रीज करेगी तो पीपीसी विल बी शिफ्टिंग इनवर्ड। इस डिस्कशन में किसी का कोई क्वेश्चन हो, टाइम टू आस्क अबाउट द लैंड, हाउ द लैंड कैन इंक्रीज और डिक्रीज। इसके ऊपर किसी का कोई कमेंट, क्वेश्चन, कंसर्न? फरियाल, यू गॉट द थर्ड रीजन? थर्ड रीजन थी कि अगर फ्यूचर में इकोनॉमिक ग्रोथ से नेचुरल रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाएंगे, डिप्लीट हो जाएंगे, और उससे ज्यादा स्कार्सिटी हो जाएगी। Yes, sir. Okay. Anyone have any question about this? If not, moving to back to हमारा जो है वो दूसरा फैक्टर है। The second factor is the labor. In case of labor, पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि labor force हम किसको कहते हैं, to whom we call the labor force. तो population को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं the population is dependent age group. डिपेंडेंट एज ग्रुप कौन सा होता है? बिलो 16 और अबव 65। बिलो 16 जो बच्चे हैं अभी, और अबव 65 जो बुढ़े बाबे हैं, कबर में टांगे हैं उनकी, अल्लाह को प्यारे होने वाले हैं, राइट? तो दे आर डिपेंडेंट एज ग्रुप। ऑन द अदर हैंड, वर्किंग एज ग्रुप इज बिटवीन 16 to 65. Those who lie in the range of 16 to 65, they are working age group. But remember, not all the working age group are the labor force. उसमें हम दो पार्ट्स को, वर्किंग एज ग्रुप को आगे फर्दर स्प्लिट करते हैं टू पार्ट्स में। The one is एक्टिव पॉपुलेशन। देखिए यहाँ पर एक हमारे पास है वो एक्टिव पॉपुलेशन की है, चेक करोगे, दिस वन इज एक्टिव पॉपुलेशन एंड द अदर इज इनएक्टिव पॉपुलेशन। एक्टिव पॉपुलेशन कौन सी है? Those who are working or willing and able to work but having no job. Working or actively searching for work. जो working है उनको हम कहेंगे employed, और जो searching for work हैं उनको हम कहेंगे unemployed, right? But both are active population. इसी active population ही को हम याद रखें, इसी को हम labor force भी कहते हैं। Oops, ये क्या लिखता है, किस तरह से? लेबर फोर्स, इतनी अच्छी राइटिंग है। सो हम कह रहे हैं कि ऑन द अदर हैंड इनएक्टिव पॉपुलेशन कौन सी होती है? इनएक्टिव पॉपुलेशन है वो वाली पॉपुलेशन जो कि आपकी हम कहते हैं विलिंग, आइदर विलिंग नहीं है और एबल नहीं है, राइट? या वो काम कर नहीं सकते या वो करना नहीं चाहते। आप कहेंगे
ये कैसे? करना नहीं चाहने वाले कौन से होते हैं? वो भी तो होता है ना जिनका माँ बाप ने बड़ा पैसा छोड़ा हुआ है, टेंशन ही कोई नहीं है उनको लाइफ में, ठीक है, तो दे विल नॉट बी विलिंग टू वर्क, राइट? बिलियनर किड्स हैं, राइट? वो जो गोल्डन स्पून लेके पैदा होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं जी कि सेकंड वन इनएक्टिव में, सेकंड वन हम कहते हैं कि who are not willing to work, कौन काम करना नहीं चाहते, राइट? दूसरी तरफ आ जाए कि who are not able to work, तो able to work में हम कहते हैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू वर्क। आप क्यों? अच्छे बोले तो होते हैं। Anyone who can tell me why the university students are not considered as able to work? यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को एबल टू वर्क नहीं काउंट करते। सर डिग्री वाला नहीं होती उनके पास। डिग्री नहीं होती, लेकिन यार पेट्रोल पंप पे पेट्रोल तो भर सकते हैं जाके। Sir, they're busy in studies. They're busy in studies. पढ़ाई कर रहे होते हैं, बिल्कुल मसरूफ लोग होते हैं। When we say not able to work, तो not able to work तीन तरह की हो सकती है। वो फिजिकली एबल नहीं, कोई हैंडीकैप है पर्सन, तो हम कहेंगे नॉट एबल टू वर्क है। ये फिजिकली ठीक है लेकिन उसका ऊपर वाला खाना खाली है, गजनी टाइप है, राइट? तो वो भी नॉट एबल टू वर्क है। साइको सोशियोपैथ जो होते हैं साइकोलॉजिकली वो फिट नहीं है, वो भी नॉट एबल टू वर्क है। और तीसरी सिचुएशन फिजिकली और साइकोलॉजिकली दोनों तरह से ठीक है, बट उसके पास उसकी प्रायर कमिटमेंट कोई ऐसी है जिसकी वजह से वो रेगुलर जॉब के लिए टाइम स्पेयर नहीं कर सकता। रेगुलर जॉब मींस 8 to 5, सुबह 8 बजे लेके शाम 5 बजे तक, इस टाइम स्पैन में जो रेगुलर जॉब के अंदर उसकी कोई और कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट को पूरा करने की वजह से वो जॉब के ऑप्ट नहीं कर सकता। उसमें वो स्टूडेंट हो सकते हैं, उसमें वो हाउसवाइफ्स हो सकती हैं, और उसमें वो ऑन ट्रेनिंग पीपल हो सकते हैं। इन तीनों का इशू क्या है? हाउसवाइफ्स है तो उनका इशू ये है कि उनका ये टाइम जो है वो उनकी घर को मैनेज करने में गुजर जाता है। जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल का उनकी एक्टिविटी है। इस तरह ऑन ट्रेनिंग है तो वो भी ट्रेनिंग उस वक्त वो अपने ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग ले रहे हैं। अनलेस एंड अनटिल दे आर फिनिश विद दिस थिंग, राइट, तब तक वो हम कहेंगे नॉट एबल टू वर्क है। इसलिए उनको हम इनएक्टिव पॉपुलेशन कहते हैं, उसको हम अनएम्प्लॉयड नहीं कहते। याद रखना है, इनएक्टिव पॉपुलेशन और अनएम्प्लॉयड में बड़ा की डिफरेंस है। अनएम्प्लॉयड है willing and able to work but have no job. Inactive है have no job because either they are not willing to work or they are not able to work. If anyone have any question here about the unemployed and inactive population, time to ask. सर जरा स्क्रीन थोड़ी सी नीचे करना सर। स्क्रीन नीचे करो। स्क्रीन कहाँ पे? मैं नहीं समझा। स्क्रीन आपको पूरी नजर नहीं आ रही? मैं आपको स्क्रीन फुल साइज पे करता हूं। तो मैं कह रहा हूं स्क्रीन नीचे करेंगे जरा। कैन यू सी नाउ? अच्छा, ऊपर लेबर फोर्स पे देखना है? हां जी। अच्छा, मैं इधर एक सेकंड में इसको कर देता हूं आपको। बस वो मुझे एक दफा इसको दूसरी जगह क्लिक करके वापस लाना पड़ेगा। ये आज फिर उसने कभी पता नहीं क्या करता है, अपनी मर्जी से करता है कभी कुछ। ये आ गया बस पॉपुलेशन का, और ये मैंने स्क्रीन को फुल छुपा दिया। कैन यू सी नाउ? Is that okay? Hello? Yes, sir. Okay. So, अब अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन पता क्या? लेबर फोर्स किसको कहते हैं? लेबर फोर्स याद रखना है, सिर्फ एम्प्लॉयड को नहीं कहते, एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड को कहते हैं। पोटेंशियल वर्कर्स कितने हैं ये नहीं देखते, काम कितने कर रहे हैं, कार्य कितने सकते हैं और कर कितने रहे हैं, दोनों को मिला के आपका पोटेंशियल बनता है, राइट? Total potential of your country is equal to your labor force, which is the employed as well as unemployed. Inactive को हम unemployed से अलग करने की basic reason क्या होती है? ये आगे जाके आती है कि unemployed को हम अगर लोग जो welfare states हैं जैसे यूरोप है और यूरोपियन कंट्रीज हैं, वेस्टर्न नेशंस हैं, जैसे उसमें जो unemployed होता है उसमें गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है, राइट? उसको सोशल सिक्योरिटी देती है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देती है, जबकि इनएक्टिव पॉपुलेशन को गवर्नमेंट इस तरह की चीजों के लिए, इस सोशल सिक्योरिटी के लिए इनएक्टिव पॉपुलेशन को वो एलिजिबल नहीं काउंट करता। अगर लेबर फोर्स एक कंट्री की बढ़े तो पीपीसी आउटवर्ड शिफ्ट करेगा, और अगर लेबर फोर्स कम हो जाए तो पीपीसी इनवर्ड शिफ्ट करेगा। दैट इज एंड ऑफ द टुडेज लेक्चर। वी विल कम बैक टुमारो। अगर
इस वक्त अभी आपका क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी. Anyone have any question at this point? You can ask me. No one लगता है किसी की आवाज नहीं आ लेबर रही. फोर्स जब इंक्रीज करेगी पीपी हाँ। से आउटवर्ड शिफ्ट होगा. Yes, बिल्कुल हम सर ऐसे ही. ठीक है. Okay जी, then see you tomorrow and Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz, sir. Love, sir. अल्लाह हाफिज सर.